हेलो स्टूडेंट्स। सो हम केमिस्ट्री का मेटल्स एंड एलॉय वाला चैप्टर कर रहे थे और पार्ट वन हो चुका था। पार्ट वन करते करते हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर। तो इसके हम कुछ स्टेप्स कर चुके थे, कुछ स्टेप्स बाकी थे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने कर लिए थे, इसके कुछ दो जोन के बारे में हमने कर लिया था और दो जोन अभी बाकी हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा जोन किया था? जोन ऑफ कंबशन। ये कहाँ पाया जाता है? इस पूरी फर्नेस के सबसे बेस पे, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1800 केल्विन के आसपास होता है। और यहाँ पे होता क्या है? कार्बन बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। ये उसकी रिएक्शन है, कार्बन CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा जोन होगा? जहाँ पे टेम्परेचर होगा 1600 केल्विन। यहाँ पे क्या होता है? आयरन मेल्ट्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर इतना होता है और यहाँ पे होता क्या है? जो नीचे से CO2 बनी थी जोन ऑफ कंबशन में, वो बचे हुए कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, अभी इन दोनों के ऊपर मिडिल ऑफ द फर्नेस में क्या होता है? कौन सा जोन होता है? स्लैग फॉर्म होता है यहाँ पे। तो इस जोन को क्या बोलेंगे? जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 1350 केल्विन। ठीक है, तो अभी यहाँ से करते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द फर्नेस एंड टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे? 1300 केल्विन के आसपास। एट दिस टेम्परेचर लाइमस्टोन प्रेजेंट डिकम्पोज टू फॉर्म लाइम एंड CO2। मतलब क्या है? जैसे कि जोन बता रहा है, यहाँ पे इस जोन में होगा क्या? जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ पे स्लैग का फॉर्मेशन होगा। और स्लैग आपको पता है क्या होता है? स्लैग ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है, ओर के अंदर इम्प्योरिटी होती है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ डॉट लगा के, मतलब इसके साथ में चिपकी हुई है इम्प्योरिटी। इसको रिमूव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कंपाउंड डालते हैं इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? जो ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसके साथ जुड़ जाता है? इम्प्योरिटी के साथ, इम्प्योरिटी के साथ। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग से हुआ क्या? ये इम्प्योरिटी इसके साथ चिपक के बाहर आ जाएगी और हमारा अलग नया बच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे Fe2O3 डॉट में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगी, हमने फ्लक्स के लिए CaO डाला, तो क्या करेगा? जो CaO है ये किसके साथ रिजेक्ट करेगा? SiO2 के साथ रिजेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्लैग। और प्लस में Fe2CO3 प्योर फॉर्म में अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लैग होता है। स्लैग का काम क्या होता है? और के अंदर से इम्प्योरिटी को निकालना। ठीक है, तो ये होगा कौन से स्टेप में? इस जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन वाले स्टेप में होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, दिस एक्ट लाइम एज ए फ्लक्स। मतलब कि क्या होता है? हमारी जो Fe2CO3 और होती है, जिसमें से हमको इस आयरन को अलग करना है, उस और के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो ये वाली इम्प्योरिटी होती है। कौन सी वाली इम्प्योरिटी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाली इम्प्योरिटी होती है, मतलब ये एसिडिक इम्प्योरिटी होती है। एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो फ्लक्स डाला जाता है वो कैसा डालेंगे? बेसिक फ्लक्स डालेंगे। बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा? CaO। ठीक है, ये बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी ये तो इम्प्योरिटी हमारे ओर में प्रेजेंट ही है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक फ्लक्स हम एक्स्ट्रा ऊपर से डालना पड़ेगा भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर। तो ये कैसे डालेंगे? हम डायरेक्ट CaO को नहीं डालते, हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर को। ठीक है, इसको डालेंगे और 1300 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होगा? ये CO में बदल जाएगा और CO2 गैस में बदल जाएगा। ठीक है, गैस तो बन के उड़ जाएगी, बचेगा क्या? CO। और CO क्या काम करेगा हमारा? एज ए फ्लक्स, फ्लक्स काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज ए क्या काम करेगा? फ्लक्स काम करेगा, जो कि जो सिलिका डाइऑक्साइड होती है, जो कि इम्प्योरिटी होती है, इसके साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा। ठीक है, और ये इस जोन में होता है, इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ठीक बात है। अभी इन सबसे ऊपर दिस जोन प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द फर्नेस, सबसे ऊपर कौन सा वाला जोन होता है? ये जोन ऑफ रिडक्शन बोल के। ठीक है, इसमें क्या होता है? और इसका टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 750 से 800 केल्विन के आसपास होता है। 800 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे होता क्या है? सब कुछ सारे स्टेप्स हो चुके हैं। अभी नीचे से हमारा क्या आ रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ रही है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी थी और ये हमारी और प्योर हो चुकी है। क्यों प्योर हो चुकी है? क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो स्लैग फॉर्मेशन वाले में इम्प्योरिटी स्लैग बन के निकल चुकी है। अब ये प्योर ही प्योर आ गया है। और नीचे वाले जोन ऑफ कंबशन और जोन ऑफ फ्यूजन से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली थी। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और Fe2O3 हेमेटाइट और आयरन की, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगी और ये रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। ये Fe अलग हो जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगी। CO2 जो कि गैस होती है अब हमें उड़ जाएगी, बचेगा क्या हमारा? Fe। Fe क्या होता है? आयरन। ठीक है, तो हमारा प्योर फॉर्म में आयरन बाहर हो गया।
द आयरन प्रोड्यूस हेयर टिकल्स डाउन स्लोली एंड मेल्ट्स इन द फ्यूजन जोन एंड कलेक्टेड द बॉटम। मतलब क्या है, जो भी आयरन आएगा ना, आएगा तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे आएगा, हाई टेम्परेचर पे आएगा तो ये पिघल जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ ये जोन ऑफ रिडक्शन में आयरन बन रहा है, जोन ऑफ रिडक्शन है सबसे ऊपर यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आयरन आया, आयरन आएगा तो अपने वजन की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरते गिरते नीचे का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होता है, और ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलेगा, जैसे ये पिघलेगा नीचे, तो यहाँ पे बेस ऑफ द फर्नेस, इसके पूरे इसके बिल्कुल बेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग से कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रखा ना मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन यहाँ से अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हमारा आयरन अलग हो जाता है इस चारों स्टेप से। ठीक है, यहाँ तक आपका था। जो है आयरन अलग होगा इसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, मतलब ये इम्प्योर आयरन होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका स्टेप था। अभी आगे क्या दे रखा है, कास्ट आयरन टू रोट आयरन। मतलब जो अभी इस स्टेप से करके हम जो आयरन मिला था ये पिग आयरन होता है, लेकिन हमको कौन सा आयरन सबसे अच्छा होता है, रोट आयरन। रोट आयरन के अंदर इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को कम कर देंगे ताकि वो रोट आयरन बन जाए। तो क्या कैसे करेंगे, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इम्प्योरिटी होती क्या है, मतलब आयरन के अंदर कौन सी वाली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। वो कौन सी इम्प्योरिटी होती है, कार्बन। ठीक है, तो आयरन के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है वो मोस्टली कार्बन होती है। ठीक है, इस कार्बन की क्वांटिटी को हमें कम करना है तो आयरन हमारा प्योर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम एक कंपाउंड डालेंगे Fe2O3। ये अपना वही कंपाउंड है जिससे हमने कहानी शुरू की थी, Fe2O3 हेमेटाइट और। ठीक है, तो ये प्योर हेमेटाइट और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। और ये 3C क्या लिखा हुआ है, कार्बन। ये कार्बन किसके अंदर वाला कार्बन है, इम्प्योर आयरन के अंदर वाला। इम्प्योर आयरन के अंदर जो कार्बन था ना, वो क्या करेंगे, उस इम्प्योर आयरन के अंदर हम Fe2O3 डाल देंगे। O3 डालेंगे तो क्या होगा, आयरन तो रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, जो अंदर की जो इम्प्योरिटी ना कार्बन कार्बन है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तीन तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, और आयरन। ठीक है, ये इम्प्योर आयरन में से इम्प्योरिटी इसके साथ रिएक्ट करके ये बन गई, और बचेगा क्या, प्योर आयरन बच जाएगा। आई बात समझ में? तो आयरन हमारा इससे क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन से रोट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है? हाँ जी, बस इतना याद कर लेना। अभी नेक्स्ट इसमें दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील, इन तीनों की कंपैरिजन करना आ रहा है। ठीक है, ये टेबल कर लीजिए। इनमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, रोट आयरन में सबसे कम होगा, और स्टील में इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा इम्प्योर आयरन होता है। इसमें सबसे कम इम्प्योरिटी होती है, इसलिए ये सबसे प्योर फॉर्म का आयरन होता है। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 होता है, और इसका इन दोनों के बीच का होता है। ठीक बात है? प्योरिटी, ये इम्प्योर होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ये इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, हार्डनेस, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये इनके बीच की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कर लीजिए, क्रिस्टलाइन होता है, स्ट्रक्चर इसका वेरी करता है क्रिस्टलाइन और फिलेरिस के बीच में। ठीक है, आगे क्या है, वेल्डेबिलिटी, कैन नॉट बी वेल्डेड, मतलब लोहे की प्रॉपर्टी होती है वो वेल्ड कर सकते हैं, हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये इस वाले लोहे को वेल्ड नहीं कर सकते, इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसको वेल्ड कर सकते हैं और स्टील को भी वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी और आगे क्या करना है, ये डिफरेंस दे रखे हैं, चलो इसको रहने दो, अभी आगे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अलॉय। अलॉय में क्या है, अलॉय में क्या आएगा, अलॉय की पहले डेफिनेशन करते हैं। अलॉय क्या होता है, एन अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जब मिला देंगे और उनके होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। या फिर ज़रूरी नहीं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को ही मिलाएं, एक मेटल को मिला दिया, एक या फिर एक नॉन मेटल को मिला दिया। ठीक है, मेटल या नॉन मेटल को। ठीक है, तो उसके होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, जो कि स्टील के बर्तन होते हैं, जो स्टील होता है उसमें ये है तो ऐसा तो नहीं है कि स्टील कोई एक मेटल होता है। मेटल होता तो पीरियोडिक टेबल में स्टील का हमको अलग से सिंबल दिख जाता, बट वो तो होता नहीं उसमें। तो ये क्या होता है, एक अलॉय होता है। किस चीज़ का अलॉय होता है, लोहे का अलॉय होता है। लोहे में हम कुछ और मेटल मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अलॉय। और इस केस में अलॉय क्या होगा, स्टील होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, अलॉय कंटेन्स मरकरी। एक मरकरी एक मेटल होता है। ठीक है, अगर किसी अलॉय में मरकरी के साथ मिलकर कुछ अलॉय बनाया गया है, ठीक है, तो उसके नाम को क्या बोलोगे, अमलगम।
ठीक है। जैसे कि सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल को मरकरी के साथ मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस अलॉय को क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। ठीक है। मैग्नीशियम को मरकरी के साथ मिलाएंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है। मरकरी आ गया तो उस अलॉय के नाम क्या लगा देंगे, अमलगम लगा देंगे। ठीक है। सोडियम के साथ है तो सोडियम अमलगम, एल्यूमिनियम के साथ है तो एल्यूमिनियम अमलगम। ठीक बात है। हाँ जी। अभी यहाँ पे दे रखा है अलॉय भी दो टाइप के होते हैं, फेरस अलॉय और नॉन फेरस अलॉय। ठीक है। इसके बारे में आगे नेक्स्ट पेज पे दे रखा है यहाँ पे, ये तब कर लेंगे। अभी एक मेन चीज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ मेकिंग अलॉय, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। इसके एक एक पॉइंट बस देखते जाओ, है इजी। कि हमको अलॉय बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम नॉर्मल ब्लैक मेटल को ही तो यूज़ कर सकते हैं, अलॉय की क्या ज़रूरत पड़ी। तो एक एक पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू हार्डन द मेटल, हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीज व्हेन इट अलॉयड विद अनदर मेटल। मतलब क्या है, मेटल की जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है जब उसको हम अलॉय बना देते हैं। ठीक है। तो इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। एक पॉइंट तो यही हो गया। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हार्ड किए जाते हैं उसके अंदर कॉपर मिला के। ठीक है। जो हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं ना, तो कोइन वगैरह कोइन खरीदते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो उसमें कॉपर मिला दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा हार्ड बन जाए। ठीक है। एक हो गया हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। दूसरा क्या है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अभी किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा, मतलब क्या है, वो जल्दी से जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो हम फैक्ट्री में जल्दी से जल्दी उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके किसी भी बर्तन में, किसी भी आकार में, किसी भी शेप में ढाल देंगे। ठीक है। तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो। नॉर्मली तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन अलॉय बनाने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ में। आगे क्या है, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब टू इंक्रीज द टेंसाइल मेटल इंक्रीज अलॉय फॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या है, हर मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने इस चैप्टर के शुरू में की होती है, मतलब एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसी मेटल में। ठीक है। तो उसकी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज, मतलब स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, नॉर्मली भी जो होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, किस इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, उसके अंदर 0.15 वैनेडियम डाल देंगे और 10% क्रोमियम डाल देंगे। ठीक है। इतना इतना डालने से ही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, टू रिड्यूस मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जो ये प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी में क्या था, किसी भी मेटल को पीट पीट के उसकी पतली शीट बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते थे। डक्टिलिटी क्या बोलते थे, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मेटल हम उसको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते थे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, मतलब क्या है, अब अलॉय बनने के बाद वो आसानी से पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से ही उसकी वायर बन जाएगी। ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है। टू रिड्यूस मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आगे क्या है, टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी। मतलब क्या है, किसी कोई मेटल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, मतलब उसको हवा में भी रखेंगे ना तो वो रिएक्ट कर जाएगा हवा में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। पड़ा पड़ा जैसे सोना होता है, सोना तो अब हम उंगलियों में पहनते हैं, उसको कुछ होता ही नहीं है, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। तो अनरिएक्टिव होता है। लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ऐसी लिथियम हो गया, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए उनको हम हवा में भी नहीं रखते। स्टोर भी जब करते हैं तो किसी केरोसिन ऑयल या फिर किसी तेल के अंदर रखते हैं ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना आए, और पानी आ गया तो वो बिल्कुल धमाका ही कर देगा, हवा के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। तो ऐसे मेटल की जब रिएक्शन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्या करके, उनको अलॉय बना के। सोडियम मेटल को हम मरकरी के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना सकते थे। ठीक है। उस अलॉय तो सोडियम अमलगम क्या होता है, सोडियम और मरकरी का मिक्सचर। तो जो ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर को हम एज ए सोडियम रिएक्ट करवाएंगे किसी रिएक्शन में। ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट होगा टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी। आगे क्या है, टू मेक मेटल मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। नॉर्मली मेटल को क्या होता है, आपने सुना होगा, जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है। ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल को अलॉय बना देते हैं। ठीक है। जैसे लोहे को जल्दी जंग लग जाता है, स्टील को जंग बहुत रेयर लगता है। ठीक है। लास्ट में क्या है, टू मॉडिफाई कलर।
कलर ऑफ मेटल कैन बी मॉडिफाई बाय मिक्सिंग, दूसरे मेटल को यूज़ करके हम मेटल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय। अलॉय की कितनी कैटेगरी होती है? 2 टाइप की कैटेगरी होती है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस अलॉय क्या होता है? फेरस आपने नाम से पता चल रहा होगा, फेरस आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। ठीक है, तो यहीं से फेरस लिया गया है। तो ऐसे अलॉय जिसका मेजर कंपोनेंट क्या हो? आयरन हो। आयरन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। ठीक है, तो उस वाले अलॉय को क्या बोलोगे? फेरस अलॉय। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, निकल स्टील हो गया, ठीक है, और क्रोमियम स्टील हो गया। जितने भी टाइप के स्टील दिखते हैं ना, स्टील स्टील का मतलब ये होता है कि इसमें मेजर कंपोनेंट आयरन होता है। ठीक है, और जिस भी अलॉय में मेजर कंपोनेंट आयरन होता है उसको क्या, उस टाइप के अलॉय को क्या बोलोगे? फेरस अलॉय। ठीक है, और नॉन फेरस में बस नॉन लगा दिया, इसका मतलब क्या है? आयरन को छोड़ के बाकी दूसरे टाइप के जितने अलॉय होते हैं उसको क्या बोलोगे? नॉन फेरस अलॉय। तो ऐसे अलॉय जिसमें मेजर कंपोनेंट आयरन ना हो के कोई दूसरा एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, तो उस वाले को क्या बोलोगे? नॉन फेरस अलॉय। जैसे कि क्या हो गया? ड्यूरालम हो गया, अभी पढ़ेंगे ड्यूरालम क्या होता है। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है ना, तो वो ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन फेरस अलॉय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अभी अलॉय के बारे में आपने पढ़ लिया। बस आपको 2 टाइप के अलॉय मेनली पढ़ने हैं, उसके बाद में चैप्टर मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला अलॉय है ड्यूरा एलम, ड्यूरालुमिन, सॉरी ड्यूरालुमिन। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्यूरालुमिन क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट अलॉय होता है विच इज़ वाइड स्प्रेड इन एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। मतलब कि हवाई जहाज़ों में या फिर गाड़ियों में, बाइकों में यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लाइट वेट अलॉय होता है। कौन सा? ड्यूरालुमिन। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्यूरा हटा दो, एल्यूमिन। एल्यूमिनियम कहाँ से, एल्यूमिन कहाँ से आया है? एल्यूमिनियम से आया है। ठीक है, तो इसमें मेजर कंपोनेंट क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। अब इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने परसेंट होता है इसमें? 95%। फिर कॉपर होता है 4%। फिर मैग्नीशियम और मैग्नीज 0.5% होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट याद कर लीजिए। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग, टफ, हाईली डक्टाइल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट। ये स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, बहुत डक्टाइल होता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से हीट को भी इजीली पास कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी अंदर से पास कर सकता है। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग एज माइल्ड स्टील बट 1/3 ऑफ स्टील। मतलब क्या है? ये जो भी स्टील होता है, स्टील के जितना ही मजबूत होता है, लेकिन स्टील का 1/3 इसका वजन होता है। ठीक है, 1/3 वजन होने के बावजूद भी इसकी स्ट्रेंथ स्टील के बराबर होती है। कैन बी इजीली वर्क एंड पोजेस हाई मशीनेबिलिटी। इसको हम इजीली हम काम में ला सकते हैं और इसकी हाई मशीनेबिलिटी होती है, मशीनों का भी अच्छा यूज़ आ सकता है। ठीक है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय हीट ट्रीटमेंट। आगे करेंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है इसकी, ये सब इसके कुछ यूज़ दे रखे हैं। इसकी क्या होती है? लो डेंसिटी और गुड स्ट्रेंथ की वजह से हम क्या करते हैं इसको? एल्केड शीट्स, जो एल्केड शीट्स में इसको बना सकते हैं। एल्केड शीट्स कहाँ पे यूज़ होती है? एरोप्लेन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, रेलवे इंजन के पार्ट्स में। ठीक बात है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ड्यू टू हाई डक्टिलिटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज इन केबल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हम जो सर्जरी वगैरह करते हैं डॉक्टर वगैरह, और मेकिंग केबल्स। ठीक है, तो उन वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी हाई डक्टिलिटी होती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, फॉर मेकिंग रिवेट्स, बार, शीट्स, बिल्डिंग शिप्स, बॉडी ऑफ व्हीकल्स, हाउसिंग केसेस। मतलब क्या है? घरों के हाउसिंग केसेस, घरों में यूज़ होता है। जो भी व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह के पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। जो भी शिप्स वगैरह होती हैं, जो समुद्र में जहाज़ वगैरह होते हैं, उसके उसके पार्ट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी होगा तो पानी के ऊपर अच्छे से तैरेगा। ठीक बात है। अभी सेकेंड टाइप का अलॉय है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के भी 2-3 पार्ट करने हैं आपको, लेकिन एक मेन चीज़ अच्छे से याद कर लो। स्टील जो भी होता है, स्टील होता है फेरस अलॉय। फेरस अलॉय का मतलब क्या है? स्टील में जो मेजर कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? आयरन होगा। ठीक है, तो इन आगे जो भी 2-3 टाइप की कैटेगरी देखिए, सब में आयरन तो मेजर कंपोनेंट है ही। उसके अलावा जो इम्प्योरिटी होती है उसकी वजह से हम इसको अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं। अभी 1 बाय 1 करते हैं। स्टेनलेस स्टील को क्या बोलते हैं? कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बोलते हैं। दीज अलॉय रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्रोमियम, अदर मेटल सच ए निकल, मोलिब्डेनम वगैरह। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम होता है, ठीक है, और निकल और मोलिब्डेनम ऐसे मेटल्स होते हैं। ये मत सोचो कि यही मेटल होते हैं,
ये मेटल तो होंगे ही होंगे, लेकिन मेन मेटल कौन सा होगा? आयरन होगा। ठीक है, आयरन मेन होगा, उसके अलावा ये मेटल इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। ये 2-3 टाइप की कैटेगरी दे रखी है, मार्टेनस्टिक स्टील और फेरेटिक स्टील और एस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक बात है। अभी मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील में देखो, इसके अंदर जो क्रोमियम होता है वो कितना परसेंट होता है? 0 से 14% के बीच में क्रोमियम होगा। दूसरा दे रखा है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कितना होगा? 14 से 18 भी हो सकता है और 23 से 30% भी हो सकता है। ठीक बात है। थर्ड एंड लास्ट एस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में क्या होगा? क्रोमियम 15 से 20% होगा, लेकिन क्रोमियम के अलावा अलावा और क्या होगा? निकल भी होगा 7 से 10% और कार्बन भी होगा 0.5%। ठीक है, तो ये 2-3 टाइप के आपको स्टील करने हैं। और इसमें देखो, जब ये स्टील की कंपोजिशन है तो आप याद करनी है, प्रॉपर्टी और यूज़ और करने हैं। मोस्टली जितना देखोगे प्रॉपर्टी यूज़ तो कॉमन भी मिल जाएंगे, जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है मैग्नेटिक नेचर होता है, हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। जो भी स्टील होता है इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे तो ये हार्ड बन जाएगा। ठीक है, दिस शो रेजिस्टेंस टू वेदर, एसिड्स, अमोनिया, अदर कोरोसिव एजेंट्स। अदर जितने भी मतलब जो भी स्टील होता है ये वेदरिंग, जो भी हमारा मौसम होता है उससे रेजिस्टेंट होता है। मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, ठंड है, गर्म है, उससे ये रेजिस्टेंट होता है। मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसिड से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंट टू एसिड होता है। अमोनिया जो कि बेस होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब एसिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मौसम चेंज होते हैं, वेदरिंग जो होती है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अदर कोरोसिव एजेंट, जितने भी ज़्यादा कोरोजन करने वाले, जंग पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, उससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूज़ क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है। पंप्स एंड वॉल्व पार्ट, जो भी हमारे पंप्स वगैरह होते हैं घरों में या फिर इंडस्ट्री में, उस काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टरबाइन बैकेज, टरबाइन वगैरह बड़े बड़े मशीनों में भी ये काम आता है। ठीक है, ऐसे पर्पज ये यूज़ इसके भी दे रखे हैं, ये कर लीजिए। ठीक है, अभी लास्ट में इसमें दे रखा है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस ये किसी मेटल्स को, किसी मटेरियल को दिए जाते हैं उसके अंदर कुछ भी चेंज करने के लिए। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस डेफिनेशन और उसका मेन इसमें होता है क्या, बस वो तो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या 4 टाइप के मेजर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दिए गए हैं। कैसे? एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। हार्डनिंग और क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या बोल रखा है? एनिलिंग में बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टनिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड टू ऑस्टेंटाइट फेज, held at that phase held at that temperature for some time to allow for internal change, then cooled very slowly through the transformation range when internal structure of metal gets stabilized। मतलब क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम है एनिलिंग। ये क्या होता है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है। मतलब कि इस ट्रीटमेंट से करने के बाद जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? मेटल जो भी होता है उसको क्या करेंगे? एक हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर रेज करेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका ले जाके उसको क्या कर देंगे? 1000 डिग्री सेल्सियस में, मतलब हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे उसको। 1000 नहीं तो 200 500 कुछ ना कुछ टेम्परेचर रेज करेंगे उसका। ठीक है, तो जो टेम्परेचर रेज करेंगे उस फेज़ को बोल दिया ऑस्टेंटाइट फेज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्ड एट दैट टेम्परेचर फॉर सम टाइम। उस टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए उसको रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा? उस हाई टेम्परेचर पे कुछ इंटरनल चेंज होगा मेटल के अंदर। उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होगा। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा कुछ देर के लिए रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कूल वेरी स्लोली, मतलब उसको फिर धीरे धीरे वापस ठंडा करेंगे। एकदम से ठंडा नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा करेंगे। धीरे धीरे ठंडा क्यों करेंगे? ताकि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है वो क्या हो जाए? गेट स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? मेटल हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लोली कूल करेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, आया समझ में? अभी ऐसे ही सेकंड टाइप का पर्पस होता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग इज़ ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। मतलब क्या है? स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए होता है। रिफाइन बोले तो उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी होती है उसको सुधारने के लिए होता है, ताकि उसको हम अच्छे से काम में ला सकें। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो कि स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए काम आता है।
क्या क्यों क्यों करना हमको रिफाइन? टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड एंड टू रिमूव कोल्ड वर्किंग स्ट्रेंस। मतलब कि जो भी स्टील होता है, स्टील की मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने से क्या समझते हो? ताकि वो अच्छे से ज़्यादा मशीनों में यूज़ हो सके, ठीक है, उसकी मशीनेबिलिटी इम्प्रूव हो, ठीक है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो, स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड उसका और अच्छा हो, मतलब वो अच्छे से वेल्डिंग कर सके हम उसकी, ठीक है। और क्या है? टू रिमूव कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन। कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन क्या है? मतलब कि कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि वो ठंडे टेम्परेचर में, जब जैसे ही टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा ना, वो काम करना बंद कर देंगे, वो जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको भी रिमूव करता है, टू रिमूव कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों, इन 3 चीज़ों को तो इम्प्रूव करता है और इस चीज़ को रिमूव करता है। क्या चीज़? ये वाला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसका नाम है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। और ये स्टील के लिए काम आता है, ठीक बात है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है हार्डनिंग, जिसका दूसरा नाम है क्वेंचिंग भी, ठीक है। डेफिनेशन वाइज क्या बोलता है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है स्टील का विच इंक्रीज द हार्डनेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हार्डनिंग है, तो ये क्या करेगा? स्टील को क्या करेगा? स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज करेगा बाय रैपिड कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेंटेट फेज। मतलब क्या है? सबसे पहले वाला हमने किया था ना, सबसे पहले वाला हमने एनिलिंग किया था। इसमें क्या होता था? किसी भी मेटल को हम हीट करते थे ऑस्टेंटाइट फेज में, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे और स्लोली कूल करते थे। स्लोली कूल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता था, इसलिए सॉफ्टिंग प्रोसेस था। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत, इसका बिल्कुल उल्टा क्या है यहाँ पे? उस ऑस्टेंटाइट फेज तक तो लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? इसको रेपिड कूल कर देंगे, एकदम से ठंडा कर देंगे इसको, ठीक है। रेपिड कूल करेंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा? हार्ड बन जाएगा। इसलिए इस टाइप को क्या बोलते हैं? हार्डनिंग, हार्डनिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? रेपिड कूलिंग ऑब्टेन बाय इमर्जिंग ऑफ स्टील इन ए लिक्विड बाथ सच एज वाटर, ठीक है। इसको रेपिड कूल करने के लिए एकदम से ठंडे पानी में से डिप कर देंगे, ठीक बात है। अभी ऐसे ही लास्ट में दे रखा है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सट्रीम हार्डनेस और ब्रिटलनेस ऑफ एन ऑलरेडी हार्डन्ड मटेरियल इज रिड्यूस एंड टफनेस इंक्रीज सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। मतलब क्या है? टेम्परिंग क्या है? ये भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? किसी भी हार्ड किए हुए मेटल को, हार्ड किए हुए स्टील को, स्टील के अंदर, हार्ड किए हुए स्टील के अंदर एक्सट्रीम अगर हार्डनेस बन गई है, आ गई है, उसको हार्ड करते करते अगर हमने कुछ एक्सट्रीम हार्डनेस आ गई उसके अंदर, तो उसको क्या करता है? एक्सट्रीम हार्डनेस को और एक्सट्रीम ब्रिटलनेस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इन 2 चीज़ को तो रिड्यूस करेगा, और जो इसकी टफनेस होती है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन 2 चीज़ को रिड्यूस करेगा और टफनेस को इंक्रीज करेगा, ताकि सो एज टू मेक इट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। मतलब कि क्यों करेगा ये सब? क्यों करना है? ताकि वो उसका प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए उसको हम सुटेबल बनाया जा सके, ठीक है। तो इस वाले स्टेप को क्या बोलेंगे? टेम्परिंग बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ, टेम्परिंग के साथ, आपका ये वाला जो चैप्टर है मेटल्स एंड अलॉय, ये खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।